Hi everyone, welcome to Anushala by Anushri. We are continuing with our ultimate revision series for class 10th and we are starting with geography. हमने ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया है. नाउ टुडे हम कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस. ठीक है. समय बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, इसीलिए क्विक रिवीजन के तौर पर मैं इसको लेकर आई हूँ. हैंडमेड नोट्स है ना, पीडीएफ के फॉर्मेट में है. राइटिंग इस तरीके से लिखने की कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए. जहां भी आपको कोई डाउट है आप उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. गेटिंग. ये चैप्टर पेज नंबर 2 है एक्चुअली, जो पहले अपलोड हो गया है. यहाँ से शुरू करेंगे. राइट. टेक्निकल इश्यूज में थोड़ी सी मैं वीक हूँ, दैट इज वाई डेली कुछ ना कुछ स्ट्रगल इसमें आ ही जाता है. आधा दिन तो यही सारे इश्यूज सॉल्व करने में जा रहा है, बट फिर भी हार नहीं मानेंगे, आगे चलेंगे और चैप्टर सारे कवर करा दूंगी मैं आपके बोर्ड एग्जाम से पहले. राइट. 7th को एग्जाम है, उससे पहले हम सब कुछ कवर करेंगे. लेट अस स्टार्ट विद फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस. देखो, फॉरेस्ट का मतलब है जंगल और वाइल्ड लाइफ का मतलब है वो ऐसी पॉपुलेशन हमारी दुनिया में जो कैसी है, वाइल्ड है. ठीक है. और वो अपनी एक सेपरेटेड दुनिया में रह रही है, हमसे कनेक्टेड है, लेकिन उनकी लाइफ अलग तरीके से चलती है. किस तरीके से हम उनको रिसोर्स की तरह यूज कर ले रहे हैं और साथ में हमारे यूसेज से उनको एक्सप्लॉइटेशन जो मिल रहा है. ठीक है. या जो डिस्टरबेंस उनके इकोसिस्टम में हो रहा है, उन सारी चीजों से हम उनको कैसे बचाएंगे या कैसे डील कर रहे हैं, वो ये देखने वाले हैं इस चैप्टर में. Humans, along with all living organisms, form a complex web of ecological system. चाहे आप ह्यूमंस की बात कर लें, एनिमल्स की बात कर लें, या जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, बायोटिक सब्सटेंस जितने भी आपके एनवायरनमेंट में, सारे के सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं और हम सारे लोग एक कॉम्प्लेक्स वेब बनाते हैं क्योंकि हम कनेक्टेड हैं. है ना. आपने फूड चेन, फूड वेब ये सब पढ़ा होगा, तो वहीं पर एक इकोलॉजिकल सिस्टम क्रिएट हो जाता है. ठीक है. हम डिपेंडेंट है. राइट. और सारे के सारे एक दूसरे के एग्जिस्टेंस में मदद कर रहे हैं. है ना. अगर किसी भी एक स्पीशी की पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो दूसरी स्पीशीज को या कई सारी स्पीशीज को परेशानियां होंगी, इंक्लूडिंग एनिमल्स एंड दी ह्यूमंस. चलो. फॉरेस्ट बहुत ही की रोल प्ले करते हैं. क्यों? क्योंकि वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है. ठीक है. ऑन विच ऑल अदर लिविंग बींग्स डिपेंड. ठीक है. फिर आईयूसीएन जो है, आईयूसीएन का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस. इसको याद करना है. ठीक है. इंटरनेशनल यूनियन, ये याद करना इजी है. क्यों? क्योंकि वाइल्ड लाइफ किसी एक कंट्री का इशू नहीं है, इंटरनेशनल इशू है ना. फॉरेस्ट कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पूरी ग्लोबल इशू है एक. तो अब ऐसी बात है कि एक इंटरनेशनल यूनियन बनाना जरूरी है. क्यों बना रहे? क्योंकि हमें कंजर्वेशन करना है, बचाना है हमें. और किसको बचाना है? नेचर को और नेचुरल रिसोर्सेस को. ठीक है. अगर आप बिना कोई रिलेशन बनाए या अगर आप बिना किसी एक फॉर्मेट को बनाए किसी भी चीज को, किसी भी फुल फॉर्म को याद करने की कोशिश करते हैं तो उसको भूलने के चांसेस ज्यादा है. ठीक है. और हमें यहाँ पर क्या करना है? मेमोराइजेशन इजी बनाना है. ठीक है. स्मार्ट चीजें, स्मार्ट तरीके यूज करने हैं. तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई किस इशू के बारे में बना है. तो ग्लोबल इशू है तो इंटरनेशनल यूनियन बनेगा. ठीक है. फिर कंजर्वेशन करना है हमें किसका? नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज का. वाइल्ड लाइफ भी तो नेचुरल रिसोर्स में आएगी. गेटिंग. देखो, अब यहाँ पर ना ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है क्योंकि मुझे एक पेज में कवर करना था, इसलिए इस तरीके से लिखना पड़ा. गेटिंग. देखो, आईयूसीएन ने क्या किया? कैटेगरीज डिवाइड कर दी. किस लिए? वाइल्ड लाइफ के लिए. ये स्पेसिफिकली किसके लिए पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर? वाइल्ड लाइफ के बारे में. ओके. देखो, अब किस तरीके से उन्होंने एनिमल्स को, वाइल्ड लाइफ को डिवाइड कैसे किया कैटेगरीज में? एक तो है नॉर्मल. नॉर्मल कैटेगरी का मतलब क्या है? कि जिनकी पॉपुलेशन सफिशियंट है ना, जिनको हमसे कोई भी खतरा नहीं है या जिनको नेचर से, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से कोई खतरा भी नहीं है. जैसे कि आपके कैटल्स हैं. ठीक है. ट्रीज में या वेजिटेशन में साल और पाइन ट्री का नाम बताया है. राइट. फिर एंडेंजर्ड बताया है. एंडेंजर्ड का मतलब है जिनको खतरा हो सकता है. ठीक है. या जिनको खतरा है. डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन मतलब गायब. एक्सटिंक्शन का मतलब होता है एक्सटिंक्ट होना, मतलब गायब होना. राइट. मतलब इनकी पूरी स्पीशीज जो है वो खत्म हो सकती है. तो ऐसे एनिमल्स को रखा है एंडेंजर्ड में. ठीक. एंडेंजर्ड में कौन कौन से हैं? ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लायन टेल मकैक एंड सांगाई. ठीक है. ये लायन टेल मकैक एक प्रकार का मंकी है. ओके.
देन वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब होता है कि किसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में जाने का ज्यादा खतरा है। वल्नरेबल का मतलब होता है कि कौन प्रोन है ज्यादा किसी भी खतरे से या किसी भी डैमेज से, राइट। मतलब कि अगर यहाँ पर रहने वाले जो एनिमल्स का नाम लिया गया है, अगर इनको बचाया नहीं गया या इनके लिए अभी हमने कंजर्वेटिव एक्शंस नहीं लिए, तो ये जल्दी से कहाँ चले जाएंगे, इस कैटेगरी में कूद जाएंगे, राइट। Population has declined to levels from where it is likely to मतलब ऐसा लगता है कि ये कहाँ चले जाएंगे, एंडेंजर्ड कैटेगरी में चले जाएंगे। ओके, तो कौन कौन है, ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट्स एंड गंगेटिक डॉल्फिन, राइट। देखो, अब मैं आपको अगर बताऊं तो इनको याद रखने की ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। ये जैसे ब्लैक बक है, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लायन टेल्ड मैकैक, ये थोड़े से ना कॉमन होते हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो इनको तो स्पेशली आपको ध्यान रखना ही है। देन वल्नरेबल, एशियाटिक एलिफेंट्स हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और गंगेटिक डॉल्फिन, गंगेटिक डॉल्फिन क्यों जरूरी है, आप मुझे बताएंगे कि इंडिया के रिस्पेक्ट में गंगेटिक डॉल्फिन्स का क्यों इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस है, राइट। ये हमारे इंडिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट एनिमल की कैटेगरी में आप इसको गिनते हैं, राइट। फिर रेयर, रेयर का मतलब क्या है, जो कम मिलता है ना, मतलब जिसकी पॉपुलेशन काफी कम है, राइट। वे may move into endangered or vulnerable category। रेयर का मतलब ऑलरेडी इनकी पॉपुलेशन कम है, ठीक है, लेकिन अभी इनको इतना ज्यादा खतरा नहीं है, पर अगर फ्यूचर में खतरा रहा तो हो सकता है कि ये वल्नरेबल कैटेगरी में चले जाएं और भी इनको नहीं बचाया गया, तो फिर ये जल्दी से कहाँ जा सकते हैं, एंडेंजर्ड कैटेगरी में, राइट। रेयर में कौन कौन है, हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल, राइट, ये ध्यान रखना। देन एंडेमिक, देखो इनके बारे में ना ऐसे लिखा हुआ नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर चांसेस कहाँ है, इनमें, ठीक है, ये आ सकता है आपके एमसीक्यूज में, राइट। अदरवाइज आपसे कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि आप सारी कैटेगरीज लिखो और समझा दो, ठीक है, लेकिन ये एमसीक्यूज में आपसे ऐसा पूछ सकता है। और दूसरी चीज कहाँ पूछ पाएगा ये आपसे, हाँ, मान लो इन्होंने ऐसा बोल दिया कि भाई वल्नरेबल पॉपुलेशन कौन सी होती है, उन्होंने ये डेफिनेशन दे दी और आपको एमसीक्यू में चार ऑप्शन दे दिए, एंडेंजर्ड दे दिया, रेयर दे दिया, एंडेमिक दे दिया और वल्नरेबल दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम वल्नरेबल कैटेगरी बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ठीक। तो ये क्लियर रखो और इनको एमसीक्यू फॉर्मेट में याद करना है, ठीक है। उसमें भी मैं आपको बताते जा रही हूँ कि कौन सा ज्यादा लाइकली है कि वो एग्जाम में आ सकता है। ओके, देन एंडेमिक, एंडेमिक का मतलब क्या है, फाउंड ओनली इन सम पार्ट्स, ये हर जगह नहीं मिल रहे, लिमिटेड एरियाज में ही पाए जाते हैं, ठीक है। यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचुरल और जोग्राफिकल फैक्टर्स, ज्यादातर इनको नेचर ने या जोग्राफिकल फैक्टर ने ही बाकी लोगों से या बाकी वाइल्ड लाइफ से अलग रखा हुआ है, ठीक है। आइसोलेटेड, ये अलग रहते हैं। कौन कौन है, अंडमान टील, ऑब्वियस सी बात है, नाम से ही समझ में आ रहा है कहाँ मिलेगी, अंडमान आइलैंड्स में। निकोबार पिजन, कबूतर, कहाँ मिलेगा, निकोबार आइलैंड्स में। अंडमान वाइल्ड पिग और मिथुन, गेटिंग। तो ये तो आपको नाम से ही क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। देन एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट का मतलब क्या है, ऐसे जानवर जो मिलते ही नहीं है, जहां पर उनके पाए जाने के सोर्सेस थे, ठीक है, जहां पे ऐसा माना जाता था कि ये जानवर होते थे पर अब नहीं है, मतलब क्या है कि उनकी स्पीशीज जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई, तो हम उनको बोलते हैं कि ये क्या है, एक्सटिंक्ट है। जैसे आप बोलते हैं कि डायनासोर वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब हम कहीं भी नहीं देख सकते उनको, लेकिन हमने उनकी स्टोरीज पढ़ी, हमने उनके बारे में कुछ कुछ फैक्ट्स देखे, तो हमें लगता है कि कभी थे, बट क्योंकि क्लाइमेट चेंज के साथ वो क्या नहीं कर पाए, कोप नहीं कर पाए, इसलिए वो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट, राइट। जैसे एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक, गेटिंग। चलो, ये एक जरूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए। वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 1986, 2 साल क्यों लिखे हमने यहाँ पर, क्योंकि सबसे पहले वाइल्ड लाइफ एक्ट बना था 1980 में, लेकिन उसको रिवाइज किया गया 1986 में, ठीक। जिसने क्या इंक्लूड किया कि भाई वाइल्ड लाइफ में हम सिर्फ बड़े जानवरों को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम इवन इंसेक्ट्स को, यानी कीड़े मकोड़े जो हैं, बटरफ्लाईज जो हैं, मॉथ्स, बीटल्स एंड ड्रैगन फ्लाई जैसे लोग जैसे एनिमल्स को भी या इंसेक्ट्स को भी उसमें क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स को क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। तो वाइल्ड लाइफ एक्ट को क्या किया गया,
एक्सपैंड, इसके स्कोप को किया गया एक्सपेंड किया। अब इसके अंदर हम इवन बटरफ्लाईज जैसे इंसेक्ट्स को भी प्रोटेक्ट करेंगे, राइट। अच्छा, ये एक्ट बनाने से क्या होता है, इसका मतलब है ये एक लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज निकालती है कि इस एक्ट के अंदर ये सारे जानवरों को हमने प्रोटेक्ट करके रखा है, और अगर इनको कोई भी हंट करता पाया गया है ना, या इनका कोई इलीगल यूज करता हुआ पाया गया, इनको एक्सप्लॉइट करता हुआ पाया गया, तो उसको होगी पनिशमेंट। गेटिंग। 1991 में 6 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स को भी ऐड किया गया पहली बार। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ का मतलब आप सिर्फ और सिर्फ जानवरों से ना समझें, वाइल्ड एरियाज में रहने वाले जो प्लांट्स हैं या जो वेजिटेशन है, ट्रीज हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, राइट। अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हेडिंग क्या है, डिक्लाइन ऑफ इंडियाज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम क्यों हो रही है, डिक्लाइन क्यों हो रही है, या उसका एक्सप्लॉइटेशन क्यों बढ़ रहा है, उसके कुछ कारण है ना। ये आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो इसका खास ध्यान आप रखें, है ना। इवन अगर जैसे ये लॉन्ग आंसर में आ जाता है ना, जैसे मान लेते हैं कि 5 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आ गया, सो व्हाट यू हैव टू डू, कि आप इसमें 4 पॉइंट भी लिख सकते हैं और उनको एक्सप्लेन कर दो 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 लाइन में, खत्म। ठीक है, और अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, प्रिसाइज लिखें लेकिन ज्यादा लिखें, या फिर कम लिखें और उनको एक्सप्लेन कर दें। ठीक, लेकिन अगर 4 मार्क्स है तो कम से कम 4 पॉइंट तो लिखने ही है। ठीक है, उससे कम नहीं, इतना ध्यान रखिए आप। मार्किंग स्कीम जो, जिसके बारे में एक स्ट्रेटेजी वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो चैनल पर जाके स्ट्रेटेजी वीडियो जरूर देख लें, एग्जाम से पहले बहुत काम आ सकता है आपके। ओके, चलो। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि भाई जहां पर जानवर रह रहे थे, या जहां पर नेचर में लोग, नेचर में एनिमल्स और प्लांट सरवाइव कर रहे थे, उस हैबिटेट को ही डिस्ट्रक्ट किया हमने। क्यों किया, कंस्ट्रक्शन के लिए, है ना, सेटलमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, प्लांटेशंस के लिए, है ना, इसलिए। हंटिंग और पोचिंग हुई। हंटिंग और पोचिंग दोनों का मतलब यही है कि जानवरों को, हंटिंग का मतलब तो सीधा सीधा हंट करना, शिकार करना, और पोचिंग का मतलब है कि इलीगल तरीके से जानवर को मारना और उसके किसी प्रोडक्ट को बाजार में बेचना, राइट। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ज्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया हमने लैंड को, है ना, डिफोरेस्टेशन कर दिया, राइट। वाइल्ड एनिमल्स का भी हमने हंटिंग करके या पोचिंग करके या उनके रिसोर्सेज को बेचकर भी गलत काम किया, है ना, एक्सप्लॉइट किया हमने उनको। देन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पोल्यूशन से ऑब्वियस सी बात है कि नेचर में रहने वाले जो वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, चाहे एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, ट्रीज हो, सबको कहीं ना कहीं नुकसान होता है। पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर्स, फॉरेस्ट फायर्स का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा हॉट टेम्परेचर होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, जंगलों में आग लग जाती है, सूखे जंगलों में, और सूखे जंगलों में आग क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा स्प्रेड। ठीक है, सुना होगा, रीसेंट फॉरेस्ट फायर्स हमने ऑस्ट्रेलिया में देखी थी कि ऑस्ट्रेलिया के जो जंगल हैं वो जल रहे हैं, है ना। पॉइजनिंग कैसे होती है, जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं या केमिकल्स होते हैं या एयर पोल्यूशन हुआ, राइट। तो इन सारी चीजों से पॉइजनिंग होती है एनिमल्स में, ठीक है, और इवन सॉइल क्वालिटी जो है वो भी डिग्रेड होती है। अनइक्वल एक्सेस ऑफ रिसोर्सेस, सारे एनिमल्स को इकट्ठे, या इकट्ठे नहीं, एक जगह पर या बराबरी से रिसोर्सेस नहीं मिले, वो भी एक कारण है। डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे लोग एक साथ बांट ही नहीं रहे। इसका मतलब क्या है, कुछ लोग हैं जिनको नेचर की इंपॉर्टेंस समझ में आती है, या कुछ स्टेट्स हैं जिनको नेचर के लिए एक्शंस लेने जरूरी हैं और वो लेते हैं, और कुछ स्टेट्स हैं जो इस चीज की जिम्मेदारी नहीं लेते, है ना। अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, अगर आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो आपको उतनी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप इफॉरेस्टेशन भी करें, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसको ऐसे ही पानी में ना बहाएं, या हार्मफुल स्मोक एयर में रिलीज ना करें, ठीक है। और ये अनइक्वल एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पर क्या है एग्जैक्टली exactly, कि सारे लोगों के पास ना रिसोर्सेज एक जैसे नहीं है, इसलिए कुछ एरियाज पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, और कुछ एरियाज पे वो बचे रहते हैं क्योंकि लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं होती। तो जो दूसरे जो लोग के पास टेक्नोलॉजी है वो उस एरिया में आकर उन चीजों को यूज कर लेते हैं। ऐसे में लोग सोचते हैं कि भाई जहां पर रिसोर्स मिल रहा है उसको अच्छे से एक्सप्लॉइट करो, बल्कि ये नहीं सोचा जाता कि इसके चक्कर में हमारे यहाँ की बायोडाइवर्सिटी, हमारे नेचर को कितना नुकसान हो रहा है। देन इन्वायरमेंट की वेलबींग के बारे में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी भी एक बड़ा कारण है, मतलब
बायोडाइवर्सिटी के खतरे में जाने से हमारे यहाँ के इंडियन प्रिमिटिव कल्चर्स जो हैं, जो ट्राइबल पीपल या जो फॉरेस्ट में रहने वाले ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज हैं, उनका कल्चर पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करता है? उनके नेचर पे, क्योंकि दे आर एक्सट्रीमली कनेक्टेड टू देयर नेचर। ठीक है, अगर हमारा नेचर जा रहा है, अगर हमारी बायोडाइवर्सिटी जा रही है, तो उनके कल्चर को भी वहां से हार्म हो रहा है। ठीक है, सो ये इवन 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी अगर आता है तो इनफ है। ठीक, इसलिए मैंने बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए कि एक या दो वर्ड्स आपको याद करने में इजी हो, क्योंकि अगर आपको इतना समझ में आ गया ना, तो फिर आप आराम से इसको एक्सपैंड कर लोगे। ठीक, चलो अब चलते हैं दूसरे पेज पे जो सबसे पहले अपलोड हो गया। हम्म, अब हमने देख लिया कि परेशानियां तो हमारे यहाँ पर है, हमारी बायोडाइवर्सिटी खतरे में, तो हम उसको कंजर्व कैसे करेंगे? जब हमारी गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि भाई इंडिया में बायोडाइवर्सिटी को बचाना बहुत जरूरी है, ठीक, प्रॉब्लम समझ में आ गई, तो अब देखा है हमने सोल्यूशन। देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। देखो, कंजर्वेशन क्या करता है? ओहो, जस्ट मिनट। कंजर्वेशन क्या करता है? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाता है। और डाइवर्सिटी का होना जरूरी क्यों है? डाइवर्सिटी का होना जरूरी इसीलिए है क्योंकि हम सारे के सारे लोग एक जैसे काम नहीं कर सकते, हम सब एक जैसे सरवाइव नहीं कर सकते, है ना? सारी स्पीशीज जो हैं उनकी नीड्स अलग हैं, उनके रहने का तरीका अलग है, वो अलग अलग चीजों का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक, तो डाइवर्सिटी है, किसी वजह से डाइवर्सिटी नेचर ने हम सबके बीच में बनाई है, हमें उस डाइवर्सिटी को बचाना है। ठीक, और इस इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में आपके जो सपोर्ट सिस्टम है लाइफ के, जिनकी वजह से लाइफ है, एयर वाटर सॉइल, ये सारी चीजें भी डिस्टर्ब हो रही हैं, जिनको बचाना जरूरी है। ठीक, प्रिजर्व्स जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ। और यहाँ से सीधा सीधा जब हम इन्वायरमेंट को लेकर कंसर्न दिखाते हैं, उसको कंजर्व करने के बारे में, तो हम प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को बचा के रख रहे हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी जो है ऑर्गेनिजम्स के बीच में कहाँ से आ रही है? जीन से। ठीक है, अगर हम उनके जीन्स में वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, अगर हमारी एक्सप्लॉइटेशन के कारण उनके जीन्स में गड़बड़ हो रही है, जो उनके बीच में डिजीजेस ला रहा है, जिनसे उनकी पॉपुलेशन को खतरा है, राइट, या जिनसे ऐसे इन्फेक्शंस फैल रहे हैं जिससे ह्यूमन पॉपुलेशन को खतरा है, नेचर को खतरा है, तो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। राइट, क्या एक्शंस लिए गए भाई 1960s 1970s में? इस डिकेड में क्या हुआ कि कुछ कंजर्वेशनलिस्ट थे, ठीक है, अब ये पेन से लिखते समय हो जाता है कभी कभी, उन्होंने क्या डिमांड किया कि भाई आपको ना हमारी कंट्री की गवर्नमेंट को बनाना चाहिए एक नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम, देखो, नेशनल यानी पूरे नेशन के लिए आपको एक लॉ बनाना चाहिए। ठीक, क्यों बनाना है? वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए, राइट, पूरे नेशन में नेशन वाइड वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए आपको बनाना चाहिए एक प्रोग्राम। तो कौन सा प्रोग्राम बना दिया गवर्नमेंट ने हमारी? इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट बोलते हैं, और ये ब्रैकेट में प्रोटेक्शन, क्यों? क्योंकि ये मोटिव बताता है कि भाई इंडियन वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन हमें करना है। कब आया? 1972। ईयर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना पड़ेगा, एमसीक्यूज में आ सकता है। ठीक है, अगर लॉन्ग आंसर भी आता है तो आप उसमें अगर ये मेंशन करेंगे तो आपके आंसर को एज मिलेगी। ओके, क्यों आया? हैबिटेट्स बचाने के लिए। हैबिटेट्स क्या है? हैबिटेट का मतलब सिंपल सा ये है कि वो रीजन, राइट, या वो एरिया, नेचर का वो हिस्सा जहां पर कोई भी स्पीशीज सरवाइव करती है, गेटिंग, उसको बोला जाता है हैबिटेट। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं amazon, ऑनलाइन शॉपिंग वाला नहीं, amazon फॉरेस्ट, राइट, amazon फॉरेस्ट में दुनिया की हद से ज्यादा, मतलब जहां पर आप किसी दूसरे एरिया में एक्सपेक्ट करेंगे उससे सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी एनिमल्स में और प्लांट्स में कहाँ पर है? amazon फॉरेस्ट में। अब amazon फॉरेस्ट एक नेचुरल हैबिटेट है बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज का। ठीक है, तो अगर amazon फॉरेस्ट को खतरा होगा तो ये स्पीशीज को, प्लांट स्पीशीज को भी बहुत ज्यादा डेंजर हो सकता है। गेटिंग? इंडिया के लिए निकला एक्ट 1972, ईयर याद रखना जरूरी है। अब इस प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर क्या हुआ? एक ऑल इंडिया लिस्ट निकली प्रोटेक्टेड स्पीशीज की। ठीक, प्रोटेक्टिंग
रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एंडेंजर्ड स्पीशीज। क्यों निकाली ये लिस्ट? कि कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज हमारे पास है जिनकी पॉपुलेशन खतरे में जा रही है, जो एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं, उनको बचाना है हमको। तो जिस भी स्पीशीज का नाम उसकी लिस्ट में होगा, ठीक है, उसकी हंटिंग बैन कर दी जाएगी, उसका कोई भी ट्रेड नहीं किया जा सकता और उसको लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है, मतलब अगर आप किसी भी जानवर को जिसका नाम इस लिस्ट में है, उसको आप, या किसी भी प्लांट स्पीशीज जिसका नाम इस लिस्ट में है, अगर आप उसको हंटिंग करते हुए पाए गए या उसका इलीगल ट्रेड करते हुए पाए गए, स्मगलिंग करते हुए पाए गए, तो फिर आपको इसके अंदर होगी, इस एक्ट के अंदर होगी लंबी सजा। ये भी आपका एक तरीके से फॉरेस्ट एक्ट जैसे ही आप समझे। और ये जो फॉरेस्ट एक्ट होते हैं या वाइल्ड लाइफ एक्ट होते हैं, इनके अंदर पनिशमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है। ठीक है, अगर आप इसमें फंस गए तो आप आसानी से नहीं निकल पाएंगे। हम्म, फिर दूसरा क्या एक्शन लिया गया? नेशनल पार्क बनाए गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई। ठीक है, अभी नेशनल पार्क क्या होता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होता है, इसको मैं यहाँ डिटेल में नहीं समझाऊंगी क्योंकि ये काफी लंबा जाएगा। ठीक, हालांकि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक और चीज होती है बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये तीनों के तीनों बेसिकली कंजर्वेशन पे ही फोकस करते हैं, लेकिन तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक है, कुछ में एक बाउंड्री के अंदर ही रखा जाता है ना, एनिमल्स को या प्लांट्स को। कभी कभी एक बड़े से फॉरेस्ट एरिया को ही, या ऐसा एरिया जो वाइल्ड लाइफ में रिच है, उसको ही एक एक रिजर्व बना दिया जाता है। ठीक है, कि भाई यहाँ पर ह्यूमन इंटरेक्शन कम होगा, यहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा। ठीक, फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए गए, ठीक है, जिनमें जिनको बहुत ज्यादा खतरा था, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, वन हॉर्न राइनोसरस, ठीक है, एलिफेंट्स, या कश्मीर स्टैग, जिसको आप हंगुल भी बोलते हैं, है ना। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में तो सबने ही सुना होगा, और ये वन हॉर्न राइनोसरस के बारे में भी। एलिफेंट्स के बारे में जनरली सुनते हैं कि उनकी जो टस्क होती है ना, यानी उनके जो दांत होते हैं, दिखाने वाले, खाने वाले नहीं, उनसे आइवरी जो बनती है उसके लिए उनकी स्मगलिंग होती है, तो उनके लिए भी क्या बनाए गए हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। ठीक, फिर तीन टाइप के क्रोकोडाइल्स होते हैं, एक जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, दूसरे जो सॉल्ट वाटर या सी वाटर में रहते हैं, और तीसरा जिसको आप बोलते हैं घड़ियाल, है ना। और एशियाटिक लायंस, एशियाटिक लायंस के बारे में हम जनरली न्यूज में सुनते रहते हैं कि इनके नंबर्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। ये कहाँ रहते हैं? गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। गेटिंग? लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट हंटिंग और ट्रेड। कोई भी व्यक्ति हंटिंग और ट्रेड इन एनिमल्स के, ये जो इस एक्ट के अंदर जो एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया गया है, अगर इनका हंटिंग और ट्रेड करता हुआ पाया गया, ठीक है, जैसे कि इंडियन एलिफेंट ट्रेड नहीं कर सकते, हंट नहीं कर सकते, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड स्नो लेपर्ड, और इसके जैसे और भी ज्यादा एनिमल्स, इनकी हंटिंग ट्रेडिंग करना बैन है कंप्लीटली। ऑल्दो हंटिंग जो है उसको अब वैसे भी एक पॉजिटिव आउटलुक में देखा नहीं जाता, ठीक है, लेकिन अगर ऐसे एंडेंजर्ड एनिमल्स की आप हंटिंग कर रहे हो, देन इट इज प्योरली अ क्राइम। ठीक है, तो ये पढ़ लिया हमने अपना इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। चल, अब एक बहुत जरूरी बात आप यहाँ पे समझे कि पढ़ तो लिया है, ठीक है, ये तो साल भर में भी पढ़ लिया होगा, याद कैसे होगा ये? याद करने का तरीका है एक सही फ्लो चार्ट बनाना। ठीक, यहाँ पर देखो मैंने सिर्फ और सिर्फ नीड लिखी है कि भैया अगर हमने ये एक्ट बनाया है तो इसकी नीड क्या थी, कारण क्या है। ठीक, दूसरी तरफ हमने लिखा कि 60s 70s में डिमांड की गई, डिमांड के बाद क्या आया, ये एक्ट आया गया, इसमें क्या हुआ, एक लिस्ट बनाई गई, और लिस्ट बनाने में कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखा गया। ठीक, नेक्स्ट हमने देखा कि एक्शन क्या लिए गए। ठीक है, फॉरेस्ट रिजर्व्स बनाए, नेशनल पार्क्स बनाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई, ठीक है, प्रोजेक्ट चलाए गए, तो किस किस के लिए चलाए गए प्रोजेक्ट, ये तीन चार लोगों, चार एनिमल्स के लिए, राइट। फिर लीगल प्रोटेक्शन हमने दिया, अगर हंटिंग और ट्रेड हुआ तो इन एनिमल्स के अगेंस्ट आपको क्या मिल जाएगी, सजा मिलेगी। ठीक है, देखो याद करना है, ये तो भैया सत्य है, ठीक है, इससे आप भाग नहीं सकते, ये आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अपने दिमाग को थोड़ा सा ट्रिक करते हैं, है ना, और उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन देते हैं ना याद करने का, तो वो जल्दी याद करता है, ये भी सत्य है। ठीक, तो जरूरी है कि आप अपने सत्य को पहचाने कि आपको याद कैसे होता है। ये
मेरा तरीका है याद करने का, ठीक है? अगर मैं इसको लगातार 4 या 5 बार देखूंगी ना, सुबह शाम, दवाई जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई देता है, वैसे अगर आप इसको सिर्फ देखें तो भी ये आपको 3 से 4 दिन में याद हो जाएगा, और इतना टाइम हमारे पास है आराम से। ठीक है, तो ध्यान रखो कि याद कैसे करना है। नेक्स्ट देखो, फिर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया, टाइप्स क्या थे? एक रखा गया रिजर्व्ड, एक रखा गया प्रोटेक्टेड, एक रखा गया अनक्लास्ड। ठीक, रिजर्व मतलब जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यूएबल्स थे। वैल्यूएबल्स का मतलब क्या है? सबसे ज्यादा वैल्यूएबल प्लांट स्पीशीज एज वेल एज वाइल्ड लाइफ। ठीक, आधे से ज्यादा इंडिया में जितना टोटल फॉरेस्ट है उसका आधे से ज्यादा क्या है? आपका रिजर्व्ड, जिसको गवर्नमेंट ने बचा के रखा है। राइट, प्रोटेक्टेड मतलब आगे कोई भी डिप्लीशन इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक, टोटल फॉरेस्ट एरिया का 1/3। ठीक है, अब इंडिया में जितने फॉरेस्ट हैं अगर सबके 3 हिस्से करोगे तो एक हिस्सा उसमें से है आपका प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। देन अनक्लास्ड, अनक्लास्ड का मतलब क्या है? अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड्स बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। ठीक, यहाँ पर इनको लोगों के लिए ओपन रखा गया है। ठीक है, ऑल्दो जो गवर्नमेंट के हिस्से हैं वहां पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, लेकिन बाकी जो गवर्नमेंट के हिस्से नहीं है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हैं या कम्युनिटीज के हैं, तो उनके लिए उन पर लोग कोई भी काम करने के लिए फ्री होते हैं। ठीक, देन रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड एरिया, इनको इन दोनों को मिलाकर ये जो दो कैटेगरी, इसमें आप देख सकते हैं ना, ऑब्वियस सी बात है इन दोनों में रेस्ट्रिक्शन ज्यादा होंगे। इसमें तो जब इसको प्राइवेट इंडिविजुअल ओन कर रहे हैं या कम्युनिटीज मिलकर ओन कर रही हैं, तो यहाँ पर तो वो अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। लेकिन रिजर्व और प्रोटेक्टेड, इन दोनों फॉरेस्ट एरियाज को मिलाकर बोला जाता है परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनको गवर्नमेंट मैनेज करती है, मेंटेन करती है फॉर टिम्बर यानी लकड़ी एंड अदर रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्टिव रीजंस। गेटिंग? एमपी जो है लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट, तब ये एमपी में सबसे ज्यादा रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है बाय द गवर्नमेंट। कितना? 75%। रिजर्व फॉरेस्ट ज्यादा कहाँ देखने को मिलेंगे आपको? जम्मू कश्मीर, आंध्रा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। गेटिंग? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहाँ ज्यादा देखने को मिलेंगे? बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उड़ीसा, राजस्थान। और अनक्लास्ड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, पार्ट्स ऑफ गुजरात मैनेज बाय लोकल कम्युनिटीज। इनको याद करेंगे आप मैप की मदद से। ठीक, ऑल्दो ये एक फैक्ट है जिसको याद रखना ज्यादा जरूरी है, ये डायरेक्टली ऐसे किसी क्वेश्चन में पूछा नहीं जाता। ठीक है, लेकिन 2-3 बार मैप देखो, इसको देखकर तो समझेगा फिर। लास्ट टॉपिक, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। क्या कंजर्वेशन करने का काम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का है? नहीं, ये काम एक्चुअली कम्युनिटी करेगी तो ज्यादा बेहतर कर पाएगी। ठीक है, क्यों ऐसा है? क्योंकि कम्युनिटी जब रिस्पॉन्सिबल होती है ना, जब कम्युनिटी अवेयर होती है, तो गवर्नमेंट को अपने आप अवेयर होना पड़ता है। ठीक है, वरना लोग जो अवेयर हैं वो किसके अगेंस्ट जाएंगे? गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएंगे। ठीक, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट के अवेयर होने से कम्युनिटी अवेयर हो दैट इज नॉट नेसेसरी। तो वहां पर क्या होता है कि गवर्नमेंट अगर कुछ रूल्स लाना भी चाहती है, कंजर्वेशन करना भी चाहती है, तो कम्युनिटी उसको समझ नहीं पाती। ठीक, तो कंजर्वेशन का काम कम्युनिटी अगर लेती है तो ज्यादा इफेक्टिव होता है गवर्नमेंट के साथ साथ। राइट, लोकल कम्युनिटीज आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दीज हैबिटेट्स अलोंग विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी हैं जो क्या हैं, बहुत ही ज्यादा अवेयर है रिगार्डिंग देयर नेचर। ठीक है, अराउंड देम। जैसे आपने सुना होगा चिपकू मूवमेंट, यहाँ मेंशन भी है, ये देखो। ठीक है, इसकी कहानी हम सब ने सुनी है पहले से, कि यहाँ जो फीमेल्स थी, जो मेल्स थे फॉरेस्ट एरियाज के, जब डिफॉरेस्टेशन के लिए वहां पर कंपनीज आती हैं तो वो पेड़ को हग करके खड़े हो जाते हैं कि अगर आप पेड़ों को काटेंगे तो आपको हमें मारना पड़ेगा। राइट, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि वो अपने ट्रीज को बचाना चाहते हैं, अपने फॉरेस्ट को बचाना चाहते हैं। राइट, यहाँ पर कम्युनिटी जब एक्शन लेती है तो गवर्नमेंट को भी झुकना पड़ता है। इन सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये राजस्थान। ये छोटे छोटे से फैक्ट आपको याद रखने पड़ते हैं। ठीक, सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान में, वहां पर विलेजर्स जो हैं वो माइनिंग के अगेंस्ट लड़ते हैं कि हमारे विलेज एरिया में या हमारे टाइगर रिजर्व के आसपास आप माइनिंग नहीं कर सकते।
ठीक है, व्हाई? क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये बताता है कि भैया टाइगर जो है वो एक प्रोटेक्टेड स्पीशी है, इंडिया के लिए जरूरी है, हमारे यहाँ का नेशनल एनिमल है। आप अगर ऐसे किसी भी एरिया में माइनिंग कर रहे हैं जहां पर उसकी स्पीशी को या उसकी पॉपुलेशन को खतरा है, तो दैट विल बी रॉन्ग, राइट? अलवार डिस्ट्रिक्ट अगेन इन राजस्थान डिक्लेयर्ड 1200 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एज भैरवदेव डाकव सोनचुरी। सोनचुरी का मतलब सेंचुरी है यहाँ पर एक्चुअली, ठीक है, नॉट अलाउइंग हंटिंग एंड एनक्रोचमेंट्स, ठीक है। अब ये आप यहाँ पर देखो कि ये किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया, ये लोगों ने खुद कर लिया, कम्युनिटी ने किया है कि भाई इस इतने हिस्से को हम भैरवदेव डाकब सेंचुरी बना रहे जहां पर हंटिंग और एनक्रोचमेंट कोई भी नहीं करेगा, और अगर कोई करता है तो उसके अगेंस्ट कौन खड़ा है? पीपल ऑफ अलवार डिस्ट्रिक्ट, राइट? और ऐसे जो एक्शंस होते हैं इनको एक्चुअली गवर्नमेंट भी रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की मदद करते हैं कंजर्वेशन करने में। चिपको मूवमेंट अगेंस्ट रेजिस्टेड डिफॉरेस्टेशन, प्रमोटेड कम्युनिटी अफॉरेस्टेशन विद इंडिजिनियस स्पीशीज। कम्युनिटी अफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है कि जब कम्युनिटी मिलकर, बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ सामने आते हैं, किस लिए? एफॉरेस्टेशन के लिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाने के लिए, नए फॉरेस्ट बनाने के लिए। विद इंडिजिनियस स्पीशीज, इंडिजिनियस स्पीशीज का मतलब आपको वो फॉरेस्ट लगाने के लिए बोला जाता है या वो प्लांट्स लगाने के लिए बोले जाते हैं जो इंडिजिनियसली आपके एरिया में मिलते हैं, आपके एरिया के खुद के हैं, ठीक है, कहीं और से बाहर से लाकर स्पीशीज लगाने को नहीं बोला गया। देन बीज बचाओ आंदोलन इन तहरी एंड नवधान्य, डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल एंड पॉसिबल एंड इकोनॉमिकली वायबल। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि भाई जो आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं, वो एक्चुअली बिना किसी सिंथेटिक केमिकल्स के भी हो सकता है। साथ में इन सब चीजों में बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकली फार्मर वीक होने लग जाता है क्योंकि ये महंगे आते हैं, ठीक, और साथ में ये सॉइल की क्वालिटी को भी खराब करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, नेचुरल तरीकों से सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने की कोशिश की, और बीज बचाओ आंदोलन इसका मतलब क्या है कि गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स को प्रमोट किया गया यहाँ पर, राइट? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम चलते हैं इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज इन मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स इसका मतलब क्या है? जॉइंट एफर्ट है ये लोकल कम्युनिटीज का एज वेल एज गवर्नमेंट का, इसलिए मैनेजमेंट में और फॉरेस्ट का रिस्टोरेशन करने में, ठीक है, कि जो डिग्रेड हो गए, जो डिफॉरेस्टेशन हो गया है, उसको हम दोबारा से रीस्टोर करेंगे और पेड़ लगाएंगे और फॉरेस्ट को मेंटेन करके रखेंगे। कहाँ पर हुआ? उड़ीसा। Members of three these communities entitled to intermediary benefits। अब ये जो कम्युनिटीज यहाँ पर फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं, उनको मैनेज करती हैं, उनको कुछ कुछ बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट एरियाज को वो बचाने का काम कर रहे हैं, तो फॉरेस्ट के कुछ रिसोर्सेज भी वो यूज करते हैं, है ना, उनको जरूरत पड़ती है उन चीजों की, लेकिन वो खुद ये चीज समझते हैं कि हमें कितना, किस हद तक यूज करना है, और गवर्नमेंट भी इस पर कंट्रोल रखती है। Non-timber forest produces and share in the timber harvested and share in the timber harvested by successful protection। थोड़ा बहुत टिम्बर में इनको शेयर मिल जाता है, ठीक है। अब ये टिम्बर किस लिए यूज करें? अपने खुद के यूज के लिए, है ना, जैसे कि उनको घर बनाना है, अ, या कुकिंग के लिए चाहिए है, तो लेकिन रेस्ट्रिक्टेड एरिया से नहीं, ठीक है, जो एरिया रेस्ट्रिक्टेड उनके लिए नहीं है उस जगह पर गवर्नमेंट की परमिशन से उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। Except only those economic or developmental activities that are people centric, environment friendly and economically rewarding। ये छोटी सी जो स्टेटमेंट है ना, अगर ये किसी भी आंसर में आप लिख देते हैं, किसी भी आंसर का मतलब ऐसे कुछ भी नहीं उठा के लिखना, हिस्ट्री के आंसर में मत लिख के आना, ये अगर आप इस चैप्टर से आने वाले किसी भी क्वेश्चन में लिखते हैं, किसी भी क्वेश्चन में, इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आया, ठीक है, और अगर आपने उस चैप्टर, उस आंसर के कंक्लूजन में इस लाइन को लिखा, तो यहाँ पर आपके आंसर को मिलेगी एज, ठीक है, मतलब यहाँ पर आपका आंसर जो है वो बाकी लोगों के कंपैरिजन में थोड़ा सा बेटर दिखाने में मदद करेगा। ये क्या बता रहे हैं कि भाई हमें डेवलपमेंट तो करना जरूरी है, ठीक है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी हमारे लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री है ना, और आज का समय ही ऐसा है कि अगर आप डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे।
बट व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड इज दैट हमको ऐसे ही इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को एक्सेप्ट करना है जो कि पीपल सेंट्रिक हो, मतलब लोगों के लिए प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। देन एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोगों की मदद तो कर रहा है, लोगों के लिए प्रॉफिटेबल है, अच्छा है, लेकिन एनवायरमेंट को डिग्रेड कर रहा है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। और साथ में इकोनॉमिकली रिवार्डिंग होना चाहिए। इकोनॉमिकली रिवार्डिंग का मतलब है कि हमको उससे कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट भी होना चाहिए एज अ कंट्री। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने रिसोर्सेज को यूज तो कर लिया, लेकिन उनको यूज करने में हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन है, वो गड़बड़ हो रही है, राइट। प्लस ऐसे रिसोर्सेज को यूज करना या इस तरीके से रिसोर्सेज को डेवलपमेंट में लगाना कि वो हमें एक इकोनॉमिकल प्रॉफिट साबित हो, वो ज्यादा जरूरी है, ठीक। तो लोगों के लिए अच्छे तरीके से काम भी होना चाहिए, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होनी चाहिए और इकोनॉमिकली रिवार्डिंग भी होनी चाहिए। क्या? डेवलपमेंटल और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, राइट। ये है हमारे इंडिया का मैप, जो जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि राजस्थान में जो अलवार डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने सेंचुरीज वगैरह बनाई और यहाँ पर एरिया को कवर किया कि कंजर्व करेगी लोकल कम्युनिटीज खुद, राइट। प्रोटेक्टेड मध्य प्रदेश में हमने देखा कि रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो एरियाज हैं वो सबसे ज्यादा है, 75%, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर फॉरेस्ट काफी ज्यादा है, राइट। तो इनको प्रोटेक्ट करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। फिर कुछ आपको नॉर्थ ईस्ट में भी फॉरेस्ट एरियाज देखने को मिलेंगे, है ना। फिर ये हिमाचल, इस रीजन में भी आपको फॉरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं, राइट। गुजरात में भी आपको फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। ये जो लैंड बाउंडेड एरियाज है ना, यहाँ पर आपको ज्यादा फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ओके, सो दिस इज इट अबाउट दिस चैप्टर। एंड इफ यू लाइक द लेक्चर, अगर आपको समझ आ रहा है और आपकी हेल्प हो रही है लास्ट मोमेंट पे, तो शेयर करना ना भूलें, ठीक है। लाइक करना भी जरूरी है, शेयर करना भी जरूरी है, कमेंट तो कर ही दोगे, राइट। सब्सक्राइब तो अब तक कर ही लेना चाहिए था। एंड कीप वॉचिंग। Stay tuned for the next lecture of Geography, Chapter 3, that is Water Resources. Let me know your views in the comment section. Thank you.